नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए देवभूमि लाइव की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी है। 28 जून को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ होनी है। राजभवन में सुबह 10 बजे इसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विपिन संघी आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने वाले हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर विपिन संघी मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी जानकारी है। राजभवन में इसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ 28 जून को ली जाएगी और 28 जून को मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ विक्रम संघी के द्वारा ली जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 28 जून को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे और राजभवन में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया गया है। तो बड़ी जानकारी है। मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे विपिन संघी और 28 जून को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ इनके द्वारा ली जाएगी। तो उत्तराखंड को नया मुख्य न्यायाधीश मिलेगा। 28 जून को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राजभवन में सुबह 10 बजे इसको लेकर के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बड़ी जानकारी है। विपिन संघी अब उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। 10 तारीख को शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रवीण कुमार हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, 28 जून को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ विपिन संघी के द्वारा ली जाएगी, क्या जानकारी है? खबर यही है कि नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी जो है शपथ लेंगे 28 तारीख को 10 बजे। राजभवन में इस कार्यक्रम को रखा गया है और इस कार्यक्रम को लेकर 26 तारीख को जारी होगी कि कौन कौन से यहाँ पर गेस्ट होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि तमाम जो मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य और विपक्ष के भी नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे इसमें। तो कुल मिला के देखा जाए तो उत्तराखंड को एक नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है और विपिन संघी उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट के। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो विपिन संघी मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है। देहरादून से आईएएस रामविलास यादव विजिलेंस अफसरों के सामने पेश हुए हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास की पेशी हुई है। रामविलास यादव ने विजिलेंस के दफ्तर में बयान भी दर्ज करवाया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद रामविलास यादव पेश हुए हैं विजिलेंस के अफसरों के सामने और विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके खिलाफ दर्ज किया है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी है। आईएएस रामविलास यादव की पेशी हुई है। बड़ी जानकारी, विजिलेंस अफसरों के सामने पेश हुए हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास की ये पेशी हुई है। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामविलास यादव विजिलेंस के सामने पेश हुए हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और उसके बाद ये पेशी हुई है रामविलास यादव की, जब विजिलेंस के सामने उनके सवालों का जवाब देने के लिए रामविलास यादव पेश हुए हैं। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है। गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी। कई मामले इसको लेकर के सामने आए थे और उसके बाद ये पूरा जो प्रकरण है वो न्यायिक विवेचना में था और उसके बाद कई बार अल्टीमेटम देने के बावजूद भी रामविलास यादव पेश नहीं हुए। तो फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, जिसके बाद आज विजिलेंस के अफसरों के सामने आईएएस रामविलास यादव पेश हुए हैं, जहां पर उन्होंने विजिलेंस के अधिकारियों के सामने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। तो आईएएस रामविलास यादव विजिलेंस अफसरों के सामने पेश हुए। बड़ी जानकारी है। विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया हुआ है और अब सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड इनके सामने आज ये पेशी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रोहित, आईएएस रामविलास यादव विजिलेंस के सामने आज पेश हुए हैं, क्या जानकारी है, अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामले में जो है आईएएस अधिकारी घिरे हुए थे। इसकी करीब जो चर्चाएं चल रही थी, करीब 500 से 500 गुना से अधिक संपत्ति उनके पास अर्जित थी, जिसके चलते जो है 11 जून को विजिलेंस की टीम ने उनके तमाम ठिकानों पर जो छापेमारी की थी और छापेमारी करने के बाद तमाम दस्तावेजों को जो है जब्त कर लिया था। इसके बाद से लगातार जो है वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। यानी कि विजिलेंस की टीम आईएएस अधिकारी रामविलास यादव से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद अब डर की वजह से कर सकते हैं या फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए 21 जून को जो है उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें नैनीताल में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने खुद आईएएस अधिकारी को फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस टीम के साथ समन्वय बनाए, जो भी बयान दर्ज कराना है विजिलेंस टीम जब भी बुलाए उनसे मुलाकात करें, उनकी बातों को सुने। इसके बाद से जो है फिर विजिलेंस की टीम आज जो हाईकोर्ट फटकार लगने के बाद
22 जून यानी आज जो है खुद वह सतर्कता अभियान के विभाग के पास पहुंचे और वहां पे उन्होंने बयान दर्ज कराया। फिलहाल जो उनकी गिरफ्तारी पर रोक का जो मामला याचिका दायर किया गया है, उस पर अब कल यानी 23 जून को जो है फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले जो है तमाम जो जांचें चल रही हैं, जो तमाम कागज जब्त किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन रोहित ये बताएं कि कौन कौन से मामले हैं और ये आय से अधिक संपत्ति को लेकर के ये जो मामला है ये किस प्रकार से उनके ऊपर चल रहा है, कितनी संपत्ति उनके द्वारा अर्जित की गई है, क्या इस विषय में कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए साल 2019 में जो है उत्तर प्रदेश कैडर से वह उत्तराखंड कैडर में आए थे और उससे पहले के तमाम अगर संपत्तियों की बात करें तो उससे पहले भी तमाम संपत्तियां थी। उसको उत्तराखंड आने के बाद उनकी जो संपत्तियां हैं यानी कि जो आय है, आय से करीब 550 गुना संपत्ति उनके पास अर्जित है, जिसको लेकर के जो है विजिलेंस की टीम ने उन पर छापेमारी उनके तमाम ठिकानों पर की थी और विजिलेंस टीम को यह सूचना मिली थी कि जो उनकी आय है उससे काफी अधिक संपत्ति है। तो उनके पास संपत्ति कहाँ से आई, हालांकि जो उन्होंने फिलहाल IAS अधिकारी ने जो भी बयान रखे हैं अपने, उस बयान में इस बात का जिक्र किया गया कि उनके परिजनों में तमाम लोग जो है वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं, जिससे उनकी आय काफी अधिक है। यही वजह है कि उनके पास संपत्ति अपार है। लिहाजा अभी विजिलेंस की टीम लगातार जांच कर रही है। जो 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है उसमें तमाम जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उस दस्तावेजों को लेकर के भी रामविलास यादव से पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में आज वह खुद जो है विभाग विजिलेंस टीम के पास पहुंचे थे, उनके कार्यालय पहुंचे थे, उनसे अपना बयान दर्ज करवाया है। इसके बाद से विजिलेंस टीम लगातार जो दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं उन दस्तावेजों को जांच कर रही है कि आखिर असल स्थिति क्या है, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इसकी तरह अगर हम बात करें तो गिरफ्तारी का जो मामला था यानी रामविलास यादव लंबे समय से छुट्टी पे चल रहे थे और विजिलेंस टीम उनको लगातार बात करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने गिरफ्तारी के डर की वजह से नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद से नैनीताल हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई। फटकार लगाने के बाद फिर आज वह जो है विजिलेंस टीम के पास पहुंचे और फिर कल गिरफ्तारी के मामले पे यानी कि उनकी गिरफ्तारी ना हो इस मामले को लेकर के भी जो है कल फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी चलिए रोहित, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत राज्य संपत्ति विभाग के कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सीएम धामी ने इस बैठक में सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी काम किया जा रहा है उसको सुनियोजित तरीके से किया जाए, जिससे कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट मिले। राज्य में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। इसके साथ ही कामकाज की गुणवत्ता को भी ख्याल रखना होगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रोहित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रोहित, मुख्यमंत्री के द्वारा भी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि निर्देशित किया जा रहा है और खासतौर से राज्य संपत्ति विभाग के साथ एक अहम बैठक हुई है। क्या निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने इस बैठक के अंदर, अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए मुख्य रूप से देखें तो राज्य के ऊपर जो कर्जा है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान स्थिति है करीब 1,05,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है उत्तराखंड राज्य पर इतना कर्ज है और इसी कर्ज के तले बोझ तले जो है लगातार उत्तराखंड जो सरकार कर सकते हैं, फिर राज्य उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो लगातार दबती जा रही है। इसको लेकर के लगातार कोशिश यह की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी क्रम में राज्य संपत्ति विभाग के साथ उन्होंने बैठक की है और इस बाबत निर्देश दिए कि जो हमारे खर्चे हैं वो कम से कम खर्चों में कटौती की जाए। हालांकि जो हमारे फिक्स खर्चे हैं उसमें कटौती नहीं हो सकती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्चे की जाते हैं उसमें कटौती हो ताकि जो हम ज्यादा ज्यादा व्यय ना कर पाए। हालांकि अभी बजट सत्र संपन्न हुआ है, बजट सत्र के दौरान ही तमाम जो विषय सामने आए थे और मुख्य रूप से तमाम जो विभागों के खासकर जो धरातलीय कार्य यानी कि जो जनता से जुड़े हुए कार्य हैं, इसमें योजनाएं हैं, विकास के तमाम कार्य हैं, उनमें कोई कोताही ना बरती जाए, इस बाबत जो निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो फिलहाल सुनियोजित तरीके से जो तमाम कार्य किए जाएं, इस बात कोशिश की गई। यही इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इस बात भी कोशिश की गई कि तमाम निर्माण कार्य जो है वो काफी सुस्त गति से चलते हैं। वर्तमान समय की बात करें, तमाम प्रदेश में से निर्माण कार्य हैं जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, या तो बजट के अभाव से लंबित पड़े हैं या फिर किसी अन्य वजह से लंबित पड़े हैं। तो इस बात भी निर्देश दिया गया है कि जो खासकर जनता से जुड़े मुद्दे हैं या जनता से जुड़े जो कार्य हैं वह सही समय पर होने चाहिए, सही ढंग से होने चाहिए, ताकि आने वाले समय में जनता को उसकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि जनता के लिए जो काम होते हैं वह सही समय पर पूरी हो। इसके अतिरिक्त हम बात करें 2025 तक जो है एक रजत जयंती के रूप में उत्तराखंड चाहती है कि उत्तराखंड जो स्टेट है उसे हम रजत जयंती के रूप में मनाएं, यानी कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य देश में बनकर उभरे जिसमें तमाम चीजें व्यवस्थाएं मुकम्मल हो और तमाम गुणवत्ता युक्त। अगर हम बात करें तो जो कार्य होते हैं राज्य में
वह बेहतर ढंग से हो और एक अलग छवि के साथ उत्तराखंड उभरे, इस बात कोशिश की गई है। और इसी को लेकर के भी निर्देश दिए गए सभी विभागों को कि सभी विभाग समन्वय बनाकर चले और जितने भी कार्य होते हैं वह समय रूप से पूरा किया जाए। कुल मिलाकर कहे तो इसको लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा किया गया है। वो काफी अहम रहा राज्य संपत्ति विभाग के साथ बैठक की। राज्य संपत्ति विभाग एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग भी है, तो ऐसे में सभी विभागों को समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती भी रहती है। तो यही वजह है कि तमाम जो कार्य चल रहे हैं, तमाम जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, वो सही समय से चले, सही ढंग से चले, ताकि इसको जनता का लाभ मिल सके। जी चलिए रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। तो एक और अहम जानकारी है, राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की खबर मिल रही है। इसके बाद उत्तराखंड को नया मुख्य सचिव भी अब जल्द ही मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ी दावेदारी अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की है। उम्मीद यह लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ही राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव भी बनाया जा सकता है। तो ये भी एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जो कि मुख्य सचिव बनाई जा सकती है, क्या जानकारी है इसको लेकर के? तो प्रदेश को आपको बता दें कि अब जल्द ही नया मुख्य सचिव मिल सकता है और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो राधा रतूड़ी की है, जिनको मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आपको बता दें कि मौजूदा मुख्य सचिव संधू जा रहे हैं और इस वजह से अब अपर मुख्य सचिव का नाम सबसे तेजी के साथ इस चर्चा में है कि प्रदेश के अंदर अब नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बनाई जा सकती हैं। ये बेहद अहम है और देखना यह है कि इस पर औपचारिक तौर पर जो मुहर है वो कब लगाई जाती है। हालांकि अभी भी अपर मुख्य सचिव के पद पर राधा रतूड़ी अपनी जिम्मेदारी को संभाल रही हैं और अब जल्द ही वो उत्तराखंड की मुख्य सचिव भी हो सकती हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है, चूंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आपको बता दें कि मौजूदा मुख्य सचिव संधू जा रहे हैं और इसलिए अब राधा रतूड़ी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो यानी कि उत्तराखंड को नया मुख्य सचिव जल्द ही मिल सकता है। महाराष्ट्र में पैदा हुए नए सियासी संकट के बीच में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया। अल्मोड़ा में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास करके देश को आगे बढ़ाया है, जिससे हर व्यक्ति आज बीजेपी की सरकार को चाहता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भी बीजेपी की सरकार चाहती है। दरअसल सीएम तीरथ सिंह रावत आज योग निलयम संस्थान के कार्यक्रम में अल्मोड़ा पहुंचे हुए थे। महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है। देखिए, देखते रहिए अभी क्या है, और इस बारे में कहना जल्दी होगा। और मुझे लगता है कि वहाँ जो जिस तरह का सीन सामने आ रहा है, और मुझे लगता है कि आज लोग भाजपा को वहाँ भी चाहते हैं। निश्चित है कि जिस तरह मोदी जी ने पूरा देश को विकास की ओर आगे बढ़ाया है, तो हर जन चाहता है कि हर जगह भाजपा हो तो हमारे हाथों को मजबूती मिलेगी और अपना भी विकास होगा। तो ये आम जनता आज देश की चाहती है और वही वहाँ भी चाहते हैं, सब जगह चाहते हैं। तो जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण लाभार्थियों में बायोमेट्रिक के माध्यम से न करने वाले सितारगंज के 5 सरकारी सस्ते गल्ला विक्रेता के चालान काटकर प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता से 3-3 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है। सितारगंज के पूर्ति निरीक्षक डीएस धामी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कार्य की समीक्षा निरंतर शासन स्तर पर और मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर होती है। बायोमेट्रिक के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किए जाने की समीक्षा करने पर जिले में तहसील स्तर पर कई विक्रेता चिन्हित किए गए थे, जिनके खिलाफ अब चालान की कार्रवाई की गई है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की बगावत और महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वहां की जनता ने बहुमत बीजेपी को ही दिया था, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई। ये ठीक उसी तरह से था जैसे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कभी एक नहीं हो सकते। प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जो आज हो रहा है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
उधर मसूरी में आयोजित बीजेपी मंडल की कार्य समिति की बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा हुई और इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की है। इस बैठक के दौरान 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव पर चर्चा हुई। बीजेपी की कार्यप्रणाली के बारे में भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में किया जा रहा है और उत्तराखंड में तो ये विरोध ना के बराबर है। उन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं से आग्रह किया कि वो पहले अग्निपथ को पढ़ें, समझें और उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो सबसे ज़्यादा विरोध इसका बिहार में ही होगा। उत्तराखंड में तो कहूँ कि न के बराबर है। मैं इसके लिए यहाँ के नौजवानों को, क्योंकि उत्तराखंड राष्ट्रभक्तों की भूमि है। यहाँ से हर जो है परिवार का कोई ना कोई सदस्य देश की सीमा में देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है, अभी आपने देखा होगा। तो भारत सरकार के द्वारा अब व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा, जिससे आज अल्मोड़ा में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ अल्मोड़ा में किया है। इसमें शिक्षा, सूचना, हाउस होल्ड, आयुष की आर्थिक और पहलुओं के साथ साथ आयुष मंत्रालय के लोगों के द्वारा औषधि के उपयोग की गणना का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें सांख्यिकी के 50 अधिकारियों के द्वारा सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण में पेयजल सेवा का, आबादी का प्रतिशत और ऐसे परिवार जिनके पास मोबाइल, कंप्यूटर, महिलाओं के वित्तीय खाते और ऐसी आबादी जो आयुष पद्धति पर जागरूक हो, 6 आंचलिक कार्यालय, 53 क्षेत्रीय के साथ 116 उप कार्यालय के साथ एक नेटवर्क के तहत कार्य किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। सर्वेक्षण ये है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के तौर पे हम लोग भारत में इसका जो आंकड़ा कलेक्ट करते हैं और इंडेक्सेस जनरेट करते हैं ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल का, उसके लिए कैंप्स का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें हमारा 3 टॉपिक्स मेनली कवर हो रहा है। एक तो एजुकेशन रिलेटेड है, एक आईटी यूजेज और तीसरा आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन रिलेटेड है, और दूसरा है आयुष मंत्रालय के रिक्वेस्ट पर हम लोग आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन कितने लोग अपना रहे हैं और इस पर पिछले 365 दिन का हिसाब से इस आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कितना खर्चा आया है, ये हम लोग हाउस होल्ड से कलेक्ट कर रहे हैं। हरिद्वार में कबाड़ उठाने वाले शख्स का वीडियो सामने आया है। वीडियो में शख्स रिक्शा लेकर के जाता है और सीवर का ढक्कन उठा करके ले जाता है। चोरी का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ये पूरा मामला ज्वालापुर क्षेत्र के राजनगर का है। कॉलोनी में इससे पहले भी कई जगहों पर इसी तरह से सीवर के ढक्कन चोरी किए जा चुके हैं। अल्मोड़ा में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने एक शिक्षिका के घर पर धावा बोला और 14 लाख रुपए के सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। इस खबर के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज करके 5 घंटे के भीतर ही चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कल हमारे एक FIR दर्ज हुई थी कि एक घर से जो एनटीडी क्षेत्र में पड़ता है, इसमें दिन में चोरी हो गई और वो परिवार जिससे शादी के लिए कुछ आभूषण रखे हुए थे, वो सारा सामान चोरी हो गया। इस पे हमारी जो थाना पुलिस की टीम और SOG की टीम ने इस पे काम किया और काफ़ी मेहनत करके इन लोगों ने जितना भी माल था, करीब 14 लाख रुपए तक का माल था, जिसमें कि कुछ सोने और चांदी के आभूषण थे, एक कैमरा था, वो सारा माल बरामद कर लिया गया है। जो मुलजिम है वो लोकल में बोलेरो चलाता है और ऐसा उसने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए एक युवती से 1,60,000 की ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। खुद को अमेरिका निवासी बताने वाले ठग ने पहले तो युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर उससे
सोने की महंगी चेन भेजने का वादा किया। दूसरे ठग ने कस्टम अधिकारी बनकर युवती से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 1,60,000 अपने खाते में जमा करवाए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के बाद जब कई दिन तक इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाले शख्स ने कोई संपर्क नहीं किया तो फिर युवती को शक हुआ। पीड़िता की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जहां पर अब साइबर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी। कल एक कोई महिला ने एक तहरीर दी है जिनका कहना है कि किसी ने कुछ इनाम के बहाने उनको एक लिंक भेजा था। वो झांसे में आ गई, जबकि लगातार हमारे द्वारा हर माध्यम से ये अनाउंसमेंट होती है, ये प्रचार प्रसार होता है कि ऐसे झांसे में ना आए। तो उनकी छोटी सी गलती की वजह से वो 2-3 दिन तक उसको पैसे भेजती रही। तो जैसे वो थोड़ा अवेयर हुई कि मेरे साथ चीटिंग हो रही, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। इमीडिएट मुकदमा दर्ज हो गया। तो एक दरोगा जी उसकी जांच कर रहे हैं और जैसा अभी तक की अपडेट है उस हिसाब से मुझे आशा है कि जल्दी हम उसकी गिरफ्त तक पहुंचेंगे। अभी और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।